वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। कैसी चल रही है पढ़ाई? जैसे तुम लोगों को पता है कि हम अब मैथ्स की सीरीज कंटिन्यू कर चुके हैं। हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को हम चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे, टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। और हम मेजरली हर एक क्वेश्चन उस टॉपिक में करने वाले हैं, चाहे वो 1 मार्कर हो, चाहे वो 2 मार्कर हो, चाहे वो 3 मार्कर हो, चाहे वो 5 मार्कर हो। तुमको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से, इस टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन आने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर अपना करा था इनवर्स ट्रिगो का। अब हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं पहले तुमको बताऊंगा कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की मेन मेन प्रॉपर्टीज क्या है जो एमसीक्यू में और मेजर क्वेश्चन में काम आती है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 1 मार्कर भी बनते हैं, 2 मार्कर भी बनते हैं, 5 मार्कर भी बनता है इसमें। तो मोस्टली एमसीक्यू और 5 मार्कर तो आ ही रहा होता है, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है मैंने पीडीएफ में, जिसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ अपनी क्लास के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड। इस पीडीएफ को लेने के लिए, इस यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए कमेंट डाउन आरएस कोचिंग। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं हम? लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिगो के मेजर टॉपिक्स रिवाइज करे, इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चंस करे। तो अब मुझे लगता है कि तुमको इनवर्स ट्रिगो और थोड़ा बहुत समझ आ गया कि कैसे करने वाले हैं उसके क्वेश्चंस हमारे मैथ्स के बोर्ड के अंदर। 1 मार्कर करे हमने, 2 मार्कर करे, और कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी भी थे तो उसको 3 मार्कर मान लो। मोस्टली इनवर्स ट्रिगो में 5 मार्कर नहीं आता। फिर अब हम चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। ये एक साथ करेंगे। तो पहले मैं तुमको दोनों चैप्टर की प्रॉपर्टीज रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, जो जो हमें काम आने वाली है एमसीक्यू में, और जो मेजर मेजर चीजें थी। फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क आएंगे, 2 मार्क पॉसिबल है, 3 मार्क भी पॉसिबल है, और 5 मार्क का तो आना ही आना है। तो मेजरली जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो 1 मार्क और 5 मार्कर है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं यहाँ पर, मैंने पीडीएफ डिजाइन करी है। इसके क्वेश्चन जैसे हम लास्ट यूनिवर्सिटी को में करा था, वैसे ही यहाँ करने वाले हैं हम। हर एक क्वेश्चन को करेंगे, थोड़े खुद से ट्राई करोगे, कुछ बीच में होमवर्क होगा तो उनका ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 ढाई घंटे का सेशन रहने वाला है। करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो ये देखो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, बताओ मुझे। स्टार्टिंग से देखा जाए तो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स कौन सा आता है? रो मैट्रिक्स, यानी एक रो होगा उसके अंदर। रो मैट्रिक्स में क्या है? एक रो होगा, और कितना भी कॉलम हो सकता है, राइट। रो मैट्रिक्स का क्या रहता है हमारा? एक रो, और कॉलम कितना भी हो सकता है, राइट, 1 क्रॉस n। अब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक कॉलम और रो जितना मर्जी हो सकता है, राइट, m×1। क्योंकि रो को हम m बोलते हैं और कॉलम को n बोलते हैं, राइट। क्लियर है ये चीज? फिर हमने ये पढ़ा कि हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट कर सकते हैं, और उसका ऑर्डर होता है m×n। फिर हमने ये पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल कितने होंगे। नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन होता था, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, याद करो कि मैट्रिक्स कितने पॉसिबल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने पॉसिबल है अगर हमें एलिमेंट्स गिवन है, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, साथ में उसका ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स का। तो मान लो अगर तुम्हें 0 और 1 एलिमेंट गिवन है, एक मैट्रिक्स बनाना, कि कितने मैट्रिक्स बनेंगे इन दोनों एलिमेंट्स को कंसीडर करते हुए, और ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। तो कितने एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर हम? 2। और ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 यानी 9। तो आंसर आ जाएगा 512। टोटल मैट्रिक्स आर पॉसिबल टेकिंग दीज टू एलिमेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 कर दूंगा तो 3 × 3 की पावर ऑर्डर जो भी होगा। तो ये हमने एमसीक्यू करा था, इसका एमसीक्यू ये हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम रो मैट्रिक्स पे आ गए, कॉलम मैट्रिक्स में आ गए। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब स्क्वायर मैट्रिक्स है सब पार्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स कौन सा आता है हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो होते हैं कुछ ना कुछ, पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स का सब पार्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, पर डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल होते हैं। डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से। अगर आई2 गिवन है तो यानी 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आई3 गिवन है तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल टू 1 होते हैं। समझ आ गया ना? ये उसका और सब पार्ट हो गया। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब इसके बाद तुमने क्या पढ़ा मैट्रिक्स इस चैप्टर में? नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट जीरो है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक समझने से पहले समझते हैं, हमारा एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है ए आई जे, ऑर्डर है m×n। फिर मैट्रिक्स है ए डैश, ये क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
इसको हम ए जे आई बोलेंगे, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, रोज कॉलम बन जाती है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ए आई जे। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज याद करने वाली ये है कि ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, यानी ए आई आई इक्वल टू जीरो, जिसमें आई आई मैंने क्यों लिखा, 1 1 2 2 3 3। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये खासियत होती है कि डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं एक बार क्यू सिमेट्रिक्स का। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या बनेगा, एक मिनट। तो इसमें एक चीज नोटिस करनी होती है, जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे मान लो। ये भी स्क्यू सिमेट्री का एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है, राइट। याद हो रहा है, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बाद हम किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को जिसमें हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हमारा होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमारा होता है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक का सम, मैट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक का सम दैट इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, यहां तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है ना। अब मैट्रिक्स की आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। तो देखो इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी लिखी है यहाँ पर जो हमने पढ़ी तो नहीं है, पर ये प्रॉपर्टीज एमसीक्यू में कभी ना कभी काम आ सकती है। क्या प्रॉपर्टीज देखना ध्यान से, ये वैसे आउट ऑफ कोर्स हो चुकी है पर एमसीक्यू में कभी ना कभी काम आ सकती है। क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो इजी है, तुम्हें पता ही है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट के बारे में, डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 की निकालना आता होगा, 3 क्रॉस 3 की निकालना आता होगा, डिटर्मिनेंट है ना, वो मैं एज्यूम करता हूं सबको निकालना आता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा वही सेम मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। यानी डिटर्मिनेंट अगर हम किसी मैट्रिक्स से निकालूं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आने वाली है वो उसके ट्रांसपोज के भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होने वाली है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर इन पॉइंट्स पे ध्यान दो, इन पॉइंट्स पे ध्यान दो बहुत ज्यादा। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, यानी मैंने किसी भी डिटर्मिनेंट की रो को इंटरचेंज कर दिया या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, उसका साइन माइनस हो जाता है। कैसे, ये देखो, अगर मैं ये एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए बी सी डी ई एफ ई एच आई, अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल आर इंटरचेंज ए बी सी डी एच आई डी ई एफ, क्या हो रहा है यहां पर, मैंने सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर दिया। तो अगर मैं इस ए का डिटर्मिनेंट निकालूं, ये मान लो ये ए2 है, तो वो नेगेटिव ऑफ ए2 होगा, साइन चेंज हो जाता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू का। ये हमारे काम आ सकते हैं सिर्फ एमसीक्यू में, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना ये आउट ऑफ कोर्स हो चुकी है। वरना इसकी प्रॉपर्टीज देखा जाए तो एलिमेंट्री प्रोडक्शन जो तुम आगे कॉलेज में जाओगे तो पढ़ोगे, जब मैथ्स लोगे तो, मतलब मैथ्स का टॉपिक कभी भी हो, चाहे तुम बीबीए करो चाहे तुम बीसीए करो, मैथ्स बेसिक आएगी आएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स आएगी, चाहे तुम कोई भी करो टॉपिक, और वो मैथ्स 12th की होती है वाली, चाहे वो अप्लाइड मैथ्स का बच्चा हो चाहे वो कोर मैथ्स का बच्चा हो, ये वाला टॉपिक तो उसकी दोनों की मैथ्स में आएगा ही आएगा 12th क्लास के बाद। बीबीए बीसीए कोई भी कोर्स करते हो तुम, मैथ्स रहने वाली है, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर्स करो कुछ भी कोर्स करो, मैथ्स रहने वाली है, ठीक है ना। अब वो जो टॉपिक होता है वो बेसिक ये वाला ही टॉपिक कंटिन्यू होता है। रीजन क्या है, बिकॉज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तुम्हारा कोर मैथ्स में भी होता है और सेम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तुम्हारा अप्लाइड मैथ्स में भी होता है, ये कॉमन टॉपिक है दोनों मैथ्स का, ठीक है ना।
आगे देखो, इफ एनी टू रोज और आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रोज आइडेंटिकल है यानी एबीसी एबीसी, तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो। लर्न करना है। कोई भी दो रो और या कोई भी दो कॉलम इक्वल है तो उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? जीरो। अब ये वाला तुमको आइडिया है, इसका आइडिया है, इस लास्ट प्रॉपर्टी का आइडिया है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। यानी मैंने अगर क्या कहते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, एक रो की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से इस प्रॉपर्टी को, देखो थर्ड प्रॉपर्टी को, मैंने किसी एक रो के एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी एक रो के एलिमेंट्स को मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, के ए, के बी, के सी, ठीक है ना? तो यानी मैंने पूरी की पूरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को के से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गया? क्लियर है? किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम को अगर तुम किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी तुम उसके डिटर्मिनेंट को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने वाले हो। क्लियर है ये चीज? अब लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अगर एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें के ए की वैल्यू निकालनी है जिसके अंदर के और ए दोनों ही डिटर्मिनेंट के अंदर आ रहे हैं, तो क्या होता था? के की पावर एन, ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर एन क्या होता है? उसका ऑर्डर। याद है ये प्रॉपर्टी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ। एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूं तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बताओ? 2 क्रॉस 2 में एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? ये वाली चीज क्या होने वाली है हमारी? इंटरचेंज, और इसका साइन चेंज। समझ आ गया? क्लियर है ये चीज? तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालना इजी है। इसका एग्जांपल देखो, ए बी सी डी का निकालना है एडजॉइंट। इसको हम इंटरचेंज करते हैं और इसका साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2। पर अगर तुम्हें एडजॉइंट निकालना है 3 क्रॉस 3 का, तो तुम्हें हर एक एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ए आई जे, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, तो माइनर क्या होता है उसका? 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। समझ आ रही है ये बात? जैसे मैं अगर A11 का माइनर निकालना चाहूं तो ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन। क्लियर हुआ? तो इसका और एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या? तुमने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, उस मैट्रिक्स को तुमने ट्रांसपोज कर दिया, वो बनता है उसका एडजॉइंट। ठीक है? और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कभी कब निकालेंगे? पहली बात तो ये समझो कि इनवर्स तभी पॉसिबल है, इनवर्स तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो, है ना? ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना? तो इस केस में इनवर्स पॉसिबल है। फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? अब आगे प्रॉपर्टी पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। यानी अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो कॉम्बिनेटिव होता है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेटिव मोस्टली नहीं होती है, मोस्टली नहीं होती है। पर अगर कॉम्बिनेटिव है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, उसमें हम क्या लिखते हैं? दैट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है? क्लियर हो गया? और अब मुझे अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना तो क्या होगा बताओ? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है चीज? ये पीडीएफ भेज दूंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेना, सारी लर्न कर लेना, लेकिन ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टी से एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए। तुमको अगर पूछा जाता है कि 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालो एमसीक्यू में, तो बहुत इजी है, एमसीक्यू लिए तो आ ही सकता है, इसका तो नहीं आएगा। ठीक है? पेपर लेंथी भी होगा, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कभी कभी बच्चे हाफ भूल जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में मॉड होता है, जैसे अगर तुम्हें बाय चांस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू गिवन है, मान लो तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल का एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट्स और के की वैल्यू निकालो, कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसमें के है, तो 3 को हमें +3 -3 दोनों लेना है, क्योंकि हम मॉड को ओपन करते हैं तो दोनों चीजें आती है, हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, अभी कैलकुलस में पढ़ेंगे।
सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अगर तुम्हें बोला जाता है कि ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ए मैट्रिक्स गिवन है, उसमें के गिवन है, और बोला गया इस के की वैल्यू निकालो, कोई भी रो है कोई भी कॉलम में के दे दिया, बोला जा गया कि ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस ए का क्या करोगे डिटरमिनेंट, निकाल के जीरो के ऊपर पुट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी अपने आप ही। समझ आया? ठीक है, इसके बाद लीनियर इक्वेशंस, ये देखो ध्यान से देखो उसको। हाँ इनवर्स देखो, यस बताओ। नहीं मैंने तो एक बार भी नहीं लिखा 60, 1/√3 को 30 पे लिखा। हाँ, उल्टा ही लिख दिया। तुम अभी भी वही बोले आ रहे थे बार बार, वो चक्कर वही है ना। ध्यान दो इसको, tan की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री, √3 60, cot इज उल्टा। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू बात करो। तीन इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? ए इनके कोफिशिएंट है, x x y z कॉलम मैट्रिक्स, b कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म। सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन तभी होता है जब ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तभी पॉसिबल है जब ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होता है। याद करो 10th क्लास, कंसिस्टेंट का मतलब क्या था कि सॉल्यूशन होना, और तीन केसेस में से दो केसेस कंसिस्टेंट के होते थे। कैसे? अगर सॉल्यूशन है एक तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बहुत सारे यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो तब भी कंसिस्टेंट माना जाता है, पर वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, निकाल नहीं पाते थे बिकॉज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट माना जाता है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट केस देखो, इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तब इसमें दो केसेस बनते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाल रहे हो तुम, निकालना पड़ेगा बी एडजॉइंट ऑफ ए यानी इसका एडजॉइंट बी यानी ये वाला बी, ये निकालते हो अगर, तो तुम्हारा आंसर अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता तो नो सॉल्यूशन है। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? और अगर तुम नेक्स्ट केस, अगर ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालते हो, अगर 0 आता है तब इसमें दो चीजें पॉसिबल है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और इसमें नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, पर नॉर्मली इसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मानो, यानी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट दो केसेस में हो रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट है। समझ आ रहा है? डाउट? तो टॉपिक पूरा डिटरमिनेंट क्लियर हो गया, मैट्रिक्स क्लियर हो गया, इतना ही टॉपिक है पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में। अब चालू करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, डाउट तो नहीं? आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे दोनों, तुम्हारे कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर 3 चैप्टर। अब कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले, कैलकुलस। तो पहले कैलकुलस में क्या करने वाले हैं हम, कॉन्टिन्यूटी और साथ में एओडी, डेरिवेटिव के दोनों चैप्टर निपटाएंगे, उसमें लगेंगे 2 दिन। फिर इंटीग्रेशन के 3 चैप्टर निपटाएंगे, उसमें लगेंगे 3 दिन। तो यानी 3 या 2 दिन इसमें जाने वाले हैं हमारा। फिर वेक्टर थ्री को भी मैं 2 दिन दूंगा। और याद रखना कि इसके बाद मैं 20 में एक बार तुम्हारा सैंपल पेपर भी करवाऊंगा तुमको। क्लियर है ये चीज? रूल क्या है, सुनो ध्यान से, करना क्या है, एवरी क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस तुम रिपीट करो, उस टॉपिक को रिवाइज करो, और जो क्वेश्चन मैं इसी में पीडीएफ में होमवर्क दूंगा वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसके अलावा तुम एनसीईआरटी से भी वो चैप्टर करो जो डिफिकल्ट है, यानी कैलकुलस खत्म करो, मिसलेनियस करो, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D। और क्लास के बाद जो भी डाउट होता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्लास के बाद जो भी पूछना है डाउट ले लेंगे तब हम। एंड एक और वो बनाओ अपना, क्या कहते हैं, एक डेली का रूटीन, कि डेली यू हैव टू डू 1 सैंपल पेपर। अगर एक नहीं कर पाते तो आधा तो जरूर करो, और मैं रिकमेंड यही करता हूँ डेली 1 सैंपल पेपर करना है। डेली सैंपल पेपर करने से तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी, क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी सही होंगे। ठीक है, सिर्फ इसके भरोसे मत रहना कि सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लिया काफी है, अभी एंडिंग चल रही है, तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए। बिना सेल्फ स्टडी के वीडियोस देख देख के नहीं पढ़ सकते, नहीं नंबर आ सकते। 10th क्लास नहीं है जो इतनी इजीली नंबर आ जाए, वीडियो देख के नंबर नहीं आते, इसमें लिखना पड़ता है हमें। तो सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए। तो अगर मैं तुमको जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो तो 15-20 मिनट में पड़ जाएगा, होमवर्क इसका करोगे 15-20 मिनट के क्वेश्चन होंगे, रिवाइज करोगे 10 मिनट में हो जाएगा। तो आधे घंटे पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी, 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी को आधा घंटा कन्वर्ट कर दिया तुमने दीपांशु। तो क्या करना है इसके बाद, कैलकुलस रिवाइज करो, क्योंकि जब मैं कैलकुलस से क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें वो भी तो आने चाहिए साथ साथ। कैलकुलस रिवाइज करो, वेक्टर 3D रिवाइज करो, जितनी भी असाइनमेंट भेजी है, जितने भी पूरी एनसीईआरटी के मिसलेनियस है वो खत्म करो। पैटर्न बना लो, एक काम करते पैटर्न बना लो। कैलकुलस पहले तो ओवरऑल समझो क्या था, क्या करना है, चैप्टर उठाने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी,
कंटिन्यूटी की पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है। तुम्हें लगता है सर उससे क्वेश्चंस नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज खत्म करके तुमको कंटिन्यूटी एक आइडिया मिल जाएगा है क्या। फिर कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करने का है, सैंपल पेपर तो रोज करना ही है एक, इसमें हो जाएगा, ठीक है। और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्या कर रहा हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। फिर आ जाओ एओडी में। एओडी में तो हमारे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तुम मिसलेनियस में जाओगे तो गलत हो जाएगा। रेट मेजर भी करना है, यानी एओडी चैप्टर पूरा करना है, रेट मेजर पूरा करना है। नेक्स्ट क्या है, नहीं पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है पूरा करना है, मैक्सिमम मिनिमम पूरा करना है, उसके बाद मिसलेनियस भी पूरी करनी है। तो एओडी को हम नहीं छोड़ सकते बीच में, कि हम आधी चीजें कर ले, नहीं छोड़ सकते, पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा तुम्हें याद होगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी एक दो ऐसी एक्सरसाइज है जो हमने क्वेश्चंस मार्क करे हुए हैं, जो हमेशा 3 मार्क में आते ही आते हैं। जैसे प्रूविंग वाले हो गए, y2 y1 वाले, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, तो वो क्वेश्चंस कर लो जरूर। तो ये खत्म करना है तुम्हें रोज की प्राइम में। तुम इसको सोच के चलो कि हाँ 8 दिन है, 6 दिन है, चल जाएगा, नहीं चलेगा। अभी भी जितना भी रिजल्ट आ रहा है 30-40% आ रहा है, इससे ऊपर नहीं आ रहा। मैंने जो ये पीडीएफ बनाई है तुम्हारे रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए बनाई है, तक तुम्हारा तो रिजल्ट एटलीस्ट 70 to 80 पहुंचे, पहुंच सकता है। मैथ्स में 70 to 80 आ जाएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। और जो 70 to 80 पहुंचे हुए हैं उनको 90% चला जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को इंप्रूव करो इन चीज। शुरू करते हैं, देखो। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चालू करते हैं क्वेश्चंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। सोचो, हर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करेंगे और चेक करेंगे करेक्ट क्या नहीं है, ठीक है। देखो पहला पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स। तो देखो ध्यान से, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। क्या ये सही नहीं है, क्या ये सही है या नहीं है, सही है, करेक्ट है। तुम्हें क्या बताना है कि नॉट करेक्ट या करेक्ट। क्वेश्चन में ध्यान देना है नॉट पे। हमेशा नॉट को क्या करा होता है उन्होंने, बोल्ड लेटर से लिखा होता है। कभी कभी बच्चे नॉट को नॉट नहीं समझते, डायरेक्टली आंसर कराते हैं, हाँ सही है, खत्म, आगे बढ़ो। नॉट का मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला तो करेक्ट है तो वो आंसर नहीं हुआ है ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1। ये एक रूल है, देखो ध्यान से, क्या रूल होता है कि तुम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो, ठीक है, इसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए के डिटर्मिनेंट का इनवर्स होगा। बेसिकली क्या हुआ, ये इसको ऐसे लिख देते हैं 1 बाय ए डिटर्मिनेंट। समझो तो सेम नहीं है, समझो तो सेम नहीं है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो एक चीज सही है या नहीं है, कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ उसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो वो 1 बाय हो जाएगा। ये 1 बाय तो हुआ, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ आया ना ये। और इतना तो पता होना भी चाहिए तुमको कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके इनवर्स के इक्वल होती है। वैल्यू 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 की बात करी जाए, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। अब ये वाला, ये तो तुमको पता ही है, करते ही आ रहे हो। तो अल्टीमेटली कौन सा इनकरेक्ट आ गया, ये वाला। इसका ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि a प्लस बी का अगर तुम होल इनवर्स लो तो इसका मतलब पता क्या होता है, 1 बाय ए प्लस बी। ये नहीं होता है इसका मतलब, तो ये हमारा आंसर हुआ पहले बार का नॉट करेक्ट का, ठीक है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, के ए डिटर्मिनेंट, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। तो क्या करते हैं, के की पावर n ए का डिटर्मिनेंट, के की पावर 2 ए का डिटर्मिनेंट, है ना। अभी किसके इक्वल है, गिवन है ना हमें, तो ये कट गया तो क्या आंसर आया, मैं बताता हूं तुम अच्छा तुम इसको देखो, तुम क्या करोगे, इसमें गलती हो सकती है, तब ये क्वेश्चन दिया मैंने। क्या गलती हो सकती है, गलती पर आइडेंटिफाई करना। तुमने ए डिटर्मिनेंट से ए डिटर्मिनेंट काटा और तुम्हारा आंसर के की वैल्यू क्या, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, तुम क्या लिख दोगे, के इज इक्वल टू 1 या +-1, ये पता होना चाहिए, राइट, पता होना चाहिए ये चीज, है ना। तो दो रूट निकलते थे कैसे है, इसको सॉल्व करने का तरीका एक और देखो। के स्क्वायर ए डिटर्मिनेंट, ये हम पढ़ते थे 10th क्लास से, क्या कॉमन आ रहा है, बचा क्या, के स्क्वायर -1, ये खत्म हो जाएगा वहां जाकर। समझ आया। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो भी के की बन रही है उनका सम करो, कितना सम हुआ इसका, क्या आंसर हुआ, डी पार्ट।
-1 + 1 0, क्या आंसर हुआ? डी पार्ट। समझ आया? A is the square matrix of order 3. A का डिटरमिनेंट is equal to 5. Adjoint of A डिटरमिनेंट, adjoint of A का डिटरमिनेंट क्या होता है? A का डिटरमिनेंट की पावर n-1, मेरे n इज द ऑर्डर, तो A का डिटरमिनेंट कितना? 5, उसकी पावर 3-1 कितना हो गया? 25। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें यहाँ पर ये लगा हुआ है। If A is a square matrix of order 3, then A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अगर -3 है तो A into A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा? ये देखो, A B होल डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी क्या? A डिटरमिनेंट टू B डिटरमिनेंट, पता है ये चीज? तो A into A ट्रांसपोज का होल डिटरमिनेंट क्या होगा? A डिटरमिनेंट टू A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अलग से। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तुमको कि A का डिटरमिनेंट तो C के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? -3, इसकी वैल्यू क्या हो गई? -3। क्या आंसर आ गया? आई बात समझ? करें आगे? नेक्स्ट देखो, इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी इनका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ सेम ऑर्डर, देन A B इनवर्स का होल इनवर्स। पहले तो याद करो प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी थी कि A इंटू बी होल इनवर्स करते हैं तो क्या होता है? B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये होता है ना? तो अगर मैं इसी को देखूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? B इनवर्स का होल इनवर्स, क्योंकि ये पहले ये आ जाएगा फिर दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, पहले 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 दूसरा मैट्रिक्स फिर पहला मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। ये आ गया B, ये आ गया A इनवर्स। क्या आंसर है? ठीक है, क्लियर है? अब इजी लग रहा है क्योंकि होता ही इजी है, मैट्रिक्स एलिमेंट चैप्टर तो ऐसा जो इजी होता है, बस प्रॉपर्टी आनी चाहिए, प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आएगी, लगाना आएगा तो समझ आई जाएगी क्वेश्चन। जिसको प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं उसको डिफिकल्टी लगती है, इनमें भी डिफिकल्टी लगती है, वरना तो इजी है। चापन प्रॉपर्टी तो है नहीं, इससे ऊपर क्या ही है। क्लियर? आगे बढ़े? अब आ जाओ थोड़े बड़े एमसीक्यू में। एक ए क्या वैल्यू, ए मैट्रिक्स गिवन है, ये ए का डिटरमिनेंट होल क्यूब गिवन है 125, द स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? देखो, इसका क्यूब रूट कर सकते हैं, तो ए डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 5। अब ए डिटरमिनेंट को ओपन करो, कितना आ गया? -4 इज इक्वल टू 5, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए की वैल्यू +-3। सेवंथ अभी करोगे अपने आप, एट्थ कैसे करें याद करो। वैसे तो एट्थ क्वेश्चन करने के ना बहुत तरीके हैं 10th क्लास ऑनवर्ड्स। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो हम 10th क्लास का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का, सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला का। और यहाँ पर हम 11th क्लास का कॉन्सेप्ट स्लोप का भी लगा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। क्या था स्लोप का कॉन्सेप्ट? क्या अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो 2 पॉइंट से क्या बनेगी? एक लाइन, उसकी स्लोप, और जो बाकी दोनों पॉइंट से बनेगी एक और लाइन, उसकी स्लोप क्या होगी? इक्वल। पर 12th क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ ना, तुम जो बता रहे हो वो तो सही है, पर कॉन्सेप्ट क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल बना ही नहीं, चिपक गया, एक लाइन पे कर रहे हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था बताओ? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको ओपन कर दे तो +0 -0 लिखना चाहिए हमें, पर 0 तो 0 ही है, तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। अब सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, करें सॉल्व? क्या आएगा? 2x करा सॉल्व, x माइनस x माइनस 6, फिर -x+3 0 माइनस x माइनस 3, ठीक है, फिर +1 0 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। सही है, सॉल्व करें अब, क्या बन गया? -12x, ये माइनस माइनस कॉमन निकाल के प्लस ले लो ना यहाँ पर, तो x+3 का होल स्क्वायर हो रहा है,
क्या हो गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 कर गया ये भी। माइनस 12x प्लस 6x माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9, x की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, समझ आ गया। ये क्वेश्चन 7 करो अभी। 7 में क्या करते हैं याद करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अगर यहाँ पर मैट्रिक्स होता तो क्या होता, फिर वो होता इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन, उसमें फिर हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं ना। करो सॉल्व। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है असर्शन रीजन, इसी से रिलेटेड आ सकता है क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखो, assertion the system of equations, the system of equation 2x minus y is equal to minus 2, 3x plus 4y is equal to 3 has unique solution। unique solution का मतलब क्या हुआ, सर डिटरमिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है एंड x y की वैल्यू गिवन है, तो हमें चेक करने सही है गलत है ना। चेक कैसे कर रहे हैं, निकालेंगे वैल्यू, कैसे निकालेंगे वैल्यू, ये देखो ax is equal to b है ना। a क्या हुआ 2, कोफिशिएंट होता है 3 माइनस 1 4, दो ही इक्वेशन है, x और y हो गया और b कितना हो गया माइनस 2 और 3। गुड, ठीक है, चलते आगे। अब a का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। a का इनवर्स चाहिए क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू निकालना चाहो तो दैट इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए टू क्रॉस टू को निकालना इजी है, क्या चीज करेंगे, इसका इंटरचेंज, इसका साइन चेंज, क्या हुआ फिर 4 2 माइनस 3 1 और इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा फिर 8 प्लस 3 11। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे b से, वो क्या है b माइनस 2 और 3, करो मल्टीप्लाई 1/11 तो ऐसे ही रहने दो। क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 5 और 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा ना, कितना हो गया 12, तो माइनस 5/11 और 12/11 सही आंसर आ रहा है एक्स और वाई का, यानी असर्शन सही है, असर्शन सही है। अब रीजन आ जाओ, रीजन में क्या बोला कि हमें ये पता है ये वाली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं हम इक्वेशनों को, अगर एक डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होता तो रीजन इसी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या आ गया ए पार्ट। ठीक है, अब 10th, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n। ध्यान से सुनो, एक एलिमेंट का अगर मैं माइनर निकाल रहा हूं जिसका ऑर्डर है n, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, और जो n ऑर्डर है वो ऑब्वियसली 2 से बड़ा या 2 के इक्वल है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। तो उसका जो, जब ये किसी एलिमेंट का माइनर निकालो तो क्या वो उसका डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का होता है। ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, क्वेश्चन समझ आया यस और नो, नहीं आया क्वेश्चन समझ, तो क्वेश्चन समझते हैं पहले। तो देखो, पहले क्वेश्चन समझेंगे, एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर 2 3 1 4, मुझे माइनर निकालना है इस एलिमेंट का, किस एलिमेंट का माइनर निकालना है मुझे m11 का माइनर क्या होगा, रो हाइट कॉलम हाइट क्या हुआ माइनर 4। तो तुमने क्या करा, ये मैट्रिक्स कौन सा है ऑफ ऑर्डर 2, जब हम किसी 2 मैट्रिक्स ऑर्डर का माइनर निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का 2 मैट्रिक्स ऑर्डर के एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो उसका जो माइनर आ रहा है वो 2 के डिटर्मिनेंट है या 1 का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया, बताओ। ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, इस मैट्रिक्स में से एक एलिमेंट लिया उसका माइनर निकाल रहे हैं, उसको माइनर निकालने के लिए हमें पता है रो हाइट करेंगे कॉलम हाइट करेंगे, तो एक एलिमेंट आ गया और ये क्या हो गया उस एलिमेंट की वैल्यू, यानी वैल्यू हो गई ना, ये इसको मैं बोलूं तो ये वैल्यू हो गई, तो माइनर 4 हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये 1 क्रॉस 1 हुआ या 2 क्रॉस 2 हुआ, 1 क्रॉस 1। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे, 3 क्रॉस 3 में वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3,
अब मैं अगर पहले एलिमेंट का क्या निकाल रहा हूं, माइनर, उसका रो हाइट, उसका कॉलम हाइट, इसका माइनर क्या बना बताओ, 8 माइनस 1 8 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3x3, 3x3 मैट्रिक्स का, यानी ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का अगर मैं माइनर निकाल रहा हूं तो वो एलिमेंट का जो माइनर निकाल रहा है वो कौन सा डिटर्मिनेंट है, 3x3 या 2x2। यानी अगर मैं इसको इंप्रोवाइज करूं तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n विल बी हैविंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, यानी जो डिटर्मिनेंट जिसका बनता है वो ऑर्डर का, वो उसका एक कम होना चाहिए जिस भी एलिमेंट का तुम माइनर निकाल रहे हो। समझ आई ये बात? तो ये असर्शन सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ, ठीक है, असर्शन इज फॉल्स। अब रीजन देखो, इफ A is an invertible matrix of order 2 then determinant of A minus A inverse, ये बताया था मैंने, determinant of A inverse is equal to 1 by A का डिटर्मिनेंट, ये होता है ना, क्योंकि इन्वर्स कर रहे हो तुम। ठीक है, सही है, क्लियर है चीज? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो रीजन सही हुआ, सेशन गलत हुआ। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। क्या करेंगे इसके अंदर, 35 को पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे, तो वैल्यू एक के की एक या दो, एक या एक से ऊपर भी निकल सकती है ना, समझ आ रहा है? तो प्लस 35 इज इक्वल टू हाफ, बताओ, 2 माइनस 6 1 5 4 1 के 4 1, सॉल्व करो, 2 बचा मल्टीप्लाई हो गया 70 आ गया, के भी आ रहा है, ठीक है ना। चलो ओपन करते हैं, 4 माइनस 4 0, 2 इंटू 0 प्लस 6 5 माइनस के है ना, प्लस 1 20 माइनस 4 के, क्या बन जाएगा फिर, 70 इज इक्वल टू 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, 50 माइनस 10 के, 20 इज इक्वल टू माइनस 10 के, ठीक है, लेंगे ना अभी। चलो एक काम करते हैं ना, यही ले लेते, प्लस माइनस ज्यादा बेटर है। तो इसका आंसर आ जाएगा -2, और अगर मैं -20 लेता हूँ, जैसे इसको माइनस ले लिया स्टार्टिंग से, तो -10 के, तो के की वैल्यू क्या हो गई 2, तो क्या वैल्यू आ रही है कि 2 और -2, ये समझ आया ना, एंडिंग में भी ले सकते हो, दोबारा सॉल्व थोड़ी ना करोगे, 2 मार्क का क्वेश्चन है, टाइम में वेस्ट नहीं करना इसमें। अगर मैं माइनस ले रहा हूँ, एक मिनट, ये गलती हो गई, माइनस ले रहा हूँ यहाँ पर, तो -120 इज इक्वल टू -10 के, तो कितना आ गया के की वैल्यू -12, तो के की वैल्यू क्या क्या आ रही है, हाँ क्या क्या आ रहा है बताओ, 2 और 2 आ रही थी या -2 आ रही थी, -2 और 12, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, क्वेश्चन 12, लेट ए बी दिस मैट्रिक्स, बी बी दिस मैट्रिक्स, सी बी दिस मैट्रिक्स, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू सी देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। पहले इसे क्वेश्चन पुट करो, उससे निकालेंगे तुम्हारी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, फिर ए स्क्वायर निकालना। समझ आ गया क्वेश्चन से, समझ आ गया, ये अभी करो, अभी करो ये, ठीक है। अब क्वेश्चन 13, इस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ हमने, तो हर एक क्वेश्चन ऐसे रखे हैं कि तुमको एक टॉपिक टॉपिक वाइज रिवाइज होते रहे। एरिया के क्वेश्चन दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन कर दिया, क्या है कि कोफैक्टर यूज करो सेकंड रो का, और क्या निकालो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कैसे करते थे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का मेथड क्या होता है, सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो रो का एलिमेंट, उसका कोफैक्टर, है ना, उसका एलिमेंट, उसका कोफैक्टर, सेकंड रो का उसका एलिमेंट, उसका कोफैक्टर। समझ आई ये बात या नहीं आई? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया डिटर्मिनेंट के इक्वल, राइट, क्लियर है। और अगर तुम किसी दूसरे रो को मल्टीप्लाई करते हो किसी दूसरे कोफैक्टर के साथ, तो बताओ इसका आंसर क्या होता था, 1 1 2 1 1 2 2 2, यस 1 3 2 3। यहाँ पर मैंने एलिमेंट एलिमेंट यूज करे फर्स्ट रो के, कोफैक्टर मल्टीप्लाई करे सेकंड रो के, तो इसका आंसर क्या होता है 0।
तो ये वाला भी अभी अपने आप करो, टाइम दे रहा हूं मैं, चलो करो, स्टार्ट करो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अब। 1 मार्क के क्वेश्चन निपट चुके हैं, 2 मार्क के निपट चुके हैं, अब हम 5 मार्क्स पे जा रहे हैं, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस, ये अपने आप करो, ये वाला पार्ट। लास्ट पार्ट मैं करवाता हूँ, ऐसा तो तुम्हें भी पता ही है कैसे करते हैं, पर फिर भी एक बार दोबारा करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। तुम भी करो साथ साथ मैं भी करता हूँ, चलो करो स्टार्ट। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए का स्क्वायर निकालेंगे पहले, ठीक है। क्या हो जाता है उसका स्क्वायर, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। चलो करो, क्या आंसर आएगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही आएगा, 8 राइट, 5 -5 3, ये आ गया ए स्क्वायर। अब 5a 15 5 -5 10। अब 7i, आई कौन सा लेंगे यहाँ पर हम, 2 क्रॉस 2। अब सारी चीजें पुट कर दो इक्वेशन में, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, 8 5 -5 3 माइनस 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7। करो सॉल्व। 8 -15 is -7, -7 plus 7 is 0, 5 -5 is 0, 0 plus 0 is 0, -5 plus 5 is 0 and again 0, 3 -10 is -7, -7 plus 7 is 0। पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हेंस फाइंड वाले क्वेश्चन मैंने थोड़े ज्यादा दिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें सिर्फ ए इनवर्स नहीं दिया, मैंने और तरीके के भी बनाए हैं। तो ये तो पहले बेसिक आ गया। ये क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क का नहीं मानो, इसको 3 मार्क का मान लो, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की बात, इसमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को। आगे देखो फिर अब, तो अब हमें फाइंड आउट करना है, यूजिंग दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो देखो फिर, वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए, तो इसको ना उल्टा लिखो, इसे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5 इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। अब इसमें लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है। ये बन गया आई, प्रॉपर्टी है। ये बन गया 7a इनवर्स, ये बन गया 0, नल मैट्रिक्स। ए आई -5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0, ए आई इज ए ओनली, तो 7a इनवर्स क्या बन गया बताओ, 5 -a प्लस 5i, तो a इनवर्स क्या बन गया, -a प्लस 5i डिवाइडेड बाय 7। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब सॉल्व कर लोगे आगे का पार्ट, इस a को नेगेटिव -5i प्लस डिवाइड बाय 7 अपने आप करो सॉल्व, ठीक है। बढ़े आगे, ओके नेक्स्ट पे आ जाओ। show that a satisfies the equation x square plus 4x minus 42 is equal to 0, यहां पर hence find a inverse। satisfy the equation का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं a, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछले वाला था, मिलता जुलता ये उसके होमवर्क, ठीक है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस। ये क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन। एक क्वेश्चन दे दिया, इसके अंदर तुम्हें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फिर सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन दे दिया, इसके अंदर इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, फिर सॉल्व करना है, पर इक्वेशन भी नॉर्मल नहीं है, जो वेरिएबल है वो रेसिप्रोकल में है, तो करेंगे हाँ यूवी के अकॉर्डिंग करेंगे। नाइट 10th क्लास पढ़ते थे ना, 10th क्लास में ऐसे ये करवाया था। देखो चलो पहले ये वाला करेंगे, देखो ध्यान से।
द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस। तो कॉस्ट x मान लेते हैं, है ना? तो 4x प्लस 3y। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, याद रखना, देखो पूरा प्रॉपर लिखना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ 1 kg onion is x, cost of 1 kg wheat is y, cost of 1 kg rice is z, plus 2z equal to 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat plus 6 kg rice is equal to 90. थर्ड इक्वेशन बनेगी cost of 6 kg onion plus 2 kg wheat plus 3 kg rice is 70. इससे बनाओ ए मैट्रिक्स। क्या आएगा बताओ ए मैट्रिक्स? 4 3 2 2 4 6 6 2 3। बनाओ फिर एक्स मैट्रिक्स। क्या आएगा एक्स मैट्रिक्स? एक्स वाई जेड। अब बनाओ क्या मैट्रिक्स? बी मैट्रिक्स। क्या आएगा? 60 90 70। सॉल्व करें फिर अब। इक्वेशन क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी, और फाइंड आउट करनी एक्स की हो रही तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू बी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब करते हैं इसको। 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ए मैट्रिक्स आ रहा है 4 3 2 2 4 6 6 2 3। पहले निकालो उसका डिटर्मिनेंट, कितना आया बताओ? 4 3 12 माइनस 12, पहले 0, फिर माइनस 3 6 माइनस 6 0, फिर उसके बाद प्लस 2 4 माइनस 24, 2 इंटू माइनस 20 कितना हो गया? माइनस 40। सही है। 3 वाला 0 6 माइनस 12, क्या बोल दिया था ना? वो फॉलो कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो, मैंने भी ध्यान दिया। 4 वाला 0 आ रहा है, माइनस 3 6 माइनस 36 प्लस 2 4 माइनस 24। क्या आंसर बनाओ? माइनस 3 इंटू माइनस 30 प्लस 2 इंटू माइनस 20, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर निकालो। A11 माइनस 1 की पावर 2 कितना हो गया? 12 माइनस 12 0। A12 कितना हो जाएगा? माइनस 1 की पावर 3। कोफैक्टर का नाम सी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनर का नाम एम, कोफैक्टर नाम सी, तुम्हारी मर्जी है। पर कोफैक्टर बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए। सी लिखो, कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, कुछ कुछ बुक सी ही फॉलो करती है कोफैक्टर को भी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A12 क्या रहेगा? 6 माइनस 36 कितना हुआ? माइनस 30 प्लस 30 आ जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर माइनस 1 है। A13 4, पहले माइनस 1 की पावर 4, 4 माइनस 24 कितना हो गया? माइनस 20 ही रहेगा। अब तुम एक चीज नोटिस करो, मैं इसको ना इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। वैसे ही हमारा फर्स्ट रो के एलिमेंट है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, मैं ऑलरेडी इसका ट्रांसपोज ही लिख रहा हूँ, है ना? अब यहाँ पर लिख देते हैं A21 A22 A23। ठीक है, A21 बताओ, माइनस 1 की पावर 3। A21 ये वाला एलिमेंट है। 6 माइनस 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज 5 माइनस 5। A22 12 माइनस 12 0। A23 8 माइनस 18। 8 माइनस 18 इज, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस 10। अब यहाँ साइड पे लिख देते हैं A31 A32 A33।
A31 18 minus 8, 18 minus 8 is 10 और पॉजिटिव में रहेगा। A32 देखो A32 में क्या रहेगा, ये वाला एलिमेंट है राइट, दिस और दिस 24 minus 4, 24 minus 4 is 20, यहां पर आ गया -20। A33 16 minus 6 कितना हो गया 10। अब इसको रखो उसके अंदर क्या बन जाएगा 0 30 -20, डायरेक्टली ट्रांसपोज कर रहे हो, यानी डायरेक्टली वो क्या बन गया एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। 0 कितना बताओ 0 20 0 30 -20। नेक्स्ट आता है -5 0 10 -5 0 10। नेक्स्ट आता है 10 -20 10 10 -20 10। क्लियर। अब ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, क्या है डिटर्मिनेंट 50, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। अब हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हो गया 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी से। अब बी मैट्रिक्स क्या था याद करो, 60 90 70 है ना। 60 90 70 जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, एक कॉलम मैट्रिक्स। चलो करते हैं, 0 के साथ 0 -5 इंटू 90 इज 450 -450 प्लस 700, तो 700 में से 450 काटो कितना बचा 250, और 1/50 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 27 270 माइनस, हाँ ये इससे हुआ ना 60 180, ये 0 गया, ये 180 1800 है ना, 1800 राइट, 1800 यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस 1400, तो 1800 माइनस 1400 400। नेक्स्ट माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700, माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700 कितना हो गया 400। तो बताओ x की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू क्या आई, z की वैल्यू क्या आई। 50 डिवाइड कर दो ना, 5 8 8, तो ये x y z क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके और पार्ट पे आ जाओ क्या था इसका और पार्ट, और पार्ट में हमें रेसिप्रोकल में गिवन है, तो ऐसा क्वेश्चन देखो डायरेक्टली अगर आ गया तो इजी है, वो तो इसी मेथड को कंटिन्यू करो, डायरेक्ट आ जाता है। अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2x + 3y + 10z 4x - 6y + 5z, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसी मेथड को कंटिन्यू करो जो अभी हमने करा। अब अगर ये रेसिप्रोकल में है तो क्या करना है, 1/x को u कंसिडर, 1/y को v कंसिडर, 1/z को w कंसिडर, तो क्या बन जाएगा ये 2u, पहली क्वेश्चन 1/x हो रहा प्लस 3v प्लस 10w इक्वल टू 4, 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1, 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे प्रोसीड करो सेम तरीके से और निकालो uv w की वैल्यू। अब u की वैल्यू मान लो आ रही है 1/2, ये एग्जांपल ले लो कि आ रही है, v की वैल्यू आ रही है 1/3 और w की वैल्यू आ रही है -1/4, तो उस हिसाब से फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 2, ठीक है ना। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3
और W की वैल्यू -4, ये ऐसा मैंने एग्जाम्पशन दिया है कि ऐसा आ सकता है ना? तो उस हिसाब से दोबारा उसको रिज़ेट हो जाएगा। दोबारा उसको रेसिप्रोकल कर लेना। तो अभी क्लियर है दिवांशु? तो क्या करना है इसको? होमवर्क क्लियर? आगे बढ़े। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज 1x1 1 2 3 ये गिवन है इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्या करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। किसके इक्वल करो? नल मैट्रिक्स के। तो पहले ऑर्डर देख लो एक बार। इसका ऑर्डर क्या है पहले वाले का? 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। क्या बनेगा इन दोनों का आंसर? 3 इंटू 3, राइट? तो पहले का हमारा आंसर बनना चाहिए, नहीं नहीं ये वाला बना, हाँ 1 इंटू 3, 1 रो और 3 कॉलम, ठीक है? क्लियर हो गया? बनाओ। 1 इंटू 1 इज 1। ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है? 1 इंटू 3 का मतलब एक रो है 3 कॉलम है, एक एक रो 3 कॉलम ऐसा बनेगा ना, ऐसा है, ठीक है? तो वही बना रहा हूँ, बस उन्होंने बड़ा इसलिए लिख दिया क्योंकि वैल्यू बड़ी आने वाली है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा, वरना बड़ा लिखा हुआ है। 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2x प्लस, तो 1 प्लस 2x प्लस 15, 16 प्लस 2x। तो इसको कैसे कंसीडर करो, ये ऐसा आएगा, है ना? 16 प्लस 2x पहला एलिमेंट। नेक्स्ट 3 प्लस 5x प्लस 3, 6 प्लस 5x। अब ये लास्ट 2 प्लस x प्लस 2, 4 प्लस 2x, 4 प्लस x, 2 प्लस x प्लस 2, 4 प्लस x, ठीक है ना? अब ये 1 क्रॉस 3 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम 1 2 x के साथ। तो क्या आंसर आएगा? एक ही एलिमेंट आने वाला है, यानी ये पूरा डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई होगा, एक एलिमेंट बनने वाला है, ठीक है? और इसके इक्वल आ जाएगा आंसर 0 के इक्वल, डायरेक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। बनाओ फिर। 16 प्लस 2x इंटू 1, 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 10x प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा? 16 और 12 कितना हो गया? 28। 2x प्लस 10x प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की दो वाली निकलेगी। आगे तो तुम कर ही सकते हो अब सॉल्व, है ना? अब तो इजी है ही है, ठीक है? करें आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A matrix is this then show that A satisfies this equation। इजी कर लोगे, ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, इसको तो जरूरत नहीं मुझे लगता करने की। आगे देखो, let A is this then show that this equation is equal to 0। using this result calculate A to the power 5 also। क्या करना है? A की पावर 5 निकालनी है। कैसे निकाले? अब A की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट देखना कैसे करने वाले हैं हम, यहाँ पर ध्यान से सुनना। ये तुमने निकाल दिया, एज्यूम ये तुमने कर दिया, ये तुमको आता है, डन। अब आगे देखो, A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 4a माइनस 7i। क्योंकि ये निकालने के बाद हम यूज कर सकते हैं ना, ये सेटिस्फाई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूज करनी है इस इक्वेशन को, बोला गया यूज करो। तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको पहले a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको? स्टेप देखते रहे ना, a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। a स्क्वायर 4a माइनस 7i क्या बना? a क्यूब 4 इंटू a क्यूब, a से मल्टीप्लाई करा था ना अभी तो, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a, ए डायरेक्टली आ जाएगा बिकॉज i इंटू ए आई, ठीक है? अब तुमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, क्या पुट कर दो? 4a माइनस 7i, ठीक है? क्या बन गया? 3a माइनस 28i
माइनस 7a कितना बन गया 16 माइनस 7 इज 9a माइनस 28i किसकी वैल्यू आ गई है a क्यूब की। समझ आया? समझ आया? इस तरीके से करना है थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि तुम नोटिस करो अगर तुम इसको डायरेक्टली a क्यूब से मल्टीप्लाई करते हो जो तुमने बोला तो ये a की पावर 5 तो देगा और यहाँ पर तुमने a क्यूब मल्टीप्लाई करा तो तुम्हें a क्यूब निकालना भी तो पड़ेगा फिर वो लेंथी हो जाएगा। छोटे तरीके से करना इजी रहेगा। छोटा तरीका देखो आगे अब a क्यूब आ गया ठीक है। अब इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ धीरे धीरे वन बाय वन जैसे मैंने पहले भी ऐसे करा था अभी भी ऐसे कर रहा हूँ ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं a की पावर 4 क्या बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 28a यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो अगेन क्या थी स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 7i यहाँ पर डायरेक्टली ए स्क्वायर तो तुम्हें मैं तुमको ना इजी करने की कोशिश करवा रहा हूँ क्योंकि ये वाली चीज थोड़ी लिहाज से लेंथी रहने वाली है बट अल्टीमेटली आंसर हमारा ए में रहेगा। ए की पावर 5 का भी आंसर हमारा ए में रहने वाला है देखना। देखो आगे क्या बन रहा है बताओ 9 4 जा ए क्यूब का ए की पावर 4 का आंसर है ठीक है 36a माइनस 3i माइनस 28a कितना हुआ 36 माइनस 28a इज 8a माइनस 63i ये बन गया a की पावर 4। अब अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आगे क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई a की पावर 5 ये चाहिए था मुझे ये चाहिए था 8a स्क्वायर माइनस 63a अब क्या करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो क्या रहेगा बताओ a की पावर 5 क्या रहने वाला है 8 a स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 7i माइनस 63a क्या आएगा 32 माइनस 63 इज 32 माइनस 63 माइनस 32 सही है माइनस 31a माइनस कितना हो गया 56i क्या ये अल्टीमेटली इजी नहीं है सॉल्व करना डायरेक्ट ए पुट करो डायरेक्ट ए पुट करो क्वेश्चन खत्म है ना। ये चलो लिखो इसको लिखो क्वेश्चन लिखो और ये आंसर भी लिखो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उसी टाइप का है उसी तरीके से अपने आप करोगे आप यहाँ पर a की पावर 5 थी यहाँ पर a की पावर क्यूब है और इसको करने का तरीका क्या है ये छोटा क्वेश्चन है बिकॉज डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। कैसे ये देखो पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो क्या हो जाएगा ये वाली चीज तो पहले इसमें इक्वल टू जीरो नहीं है इक्वल टू जीरो नहीं है इसकी वैल्यू हम इक्वल टू जीरो नहीं पुट कर सकते इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले हमें बोला गया इसकी वैल्यू निकालो पहले सॉल्व करो है ना। इसकी वैल्यू जो भी आती है जैसे एक वैल्यू आ गई इसकी तो उसके बाद क्या करना है डायरेक्टली या तो ए से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर फिर ए स्क्वायर यूज करना पड़ेगा तो वो तुमने वैसे भी निकाल रखा होगा और जो वैल्यू आएगी उसमें भी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो वैसे भी निकाल रखा होगा तो फिर इसी तरीके से कर लो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो फिर वहां पुट कर देना ठीक है। ये क्वेश्चन अभी करो ठीक है ये क्वेश्चन अभी करो चलो टाइम करो में सॉल्व करो फिर आंसर डिस्कस करते हैं इसका। ओके तो सॉल्व करा इसकी वैल्यू हमारी आगे 0 यानी नल मैट्रिक्स तो इसको फिर ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं तो 5a प्लस 14i डायरेक्टली अब मैं इसमें a मल्टीप्लाई करूं ए मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा ए क्यूब जिसकी वैल्यू निकालनी यहाँ पर क्या बन गया 5a स्क्वायर प्लस 14a। अब दोबारा यहाँ पर अगर तुम ए स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई करना चाहो ए स्क्वायर की वैल्यू डालना चाहते हो वो क्या है 5a प्लस 14i कितना हो गया 25 प्लस 14 कितना बन गया 39a प्लस 14i। एक ही मेथड दूसरा मेथड एक और तरीके से क्या कर सकते हो 70i एक और मेथड ये इक्वेशन में डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दो a से तो क्या बन गया a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर माइनस 14a इज इक्वल टू 0 तो a क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 5a स्क्वायर प्लस 14a। तो चेक ये भी चेक कर लेना इस बार इसका आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि है तो दोनों a क्यूब की वैल्यू एक बार निकाल के चेक करो ठीक है। देख लो इसको दोनों का आंसर सेम आना चाहिए ये भी तुम्हारा क्या हो गया एक तरह से आज का होमवर्क।
और इसके होमवर्क के अलावा और क्या करना है, कैलकुलस स्टार्ट कर दो, बिकॉज कल से कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एओडी, कल दोनों करवाने वाले हो, तो कल की क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है। तो ट्राई ये करना कि तुम्हें एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 5 के। एक तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, Y1 Y2 वाले, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट एक्सरसाइज मान लो, ठीक है। मिसलेनियस करनी है, एओडी तो पूरा ही करना है, तो ये भी करना है आज, आज का पूरा दिन, और कल कल भी 3:30 बजे क्लास होगी, तो बहुत ज्यादा घंटे हैं, 8-10 घंटे निकाल सकते हो आज कल मिलाकर, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो वो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ना। मैट्रिसेस की बात कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है? हम्म, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना अभी। ए इनवर्स नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई, बचा भी देखो, ये यहाँ से देख लिया करो कितने बचे हमारे। अब कल 25 बनने वाले हैं। ए इनवर्स निकालेंगे डायरेक्टली, और ए इनवर्स निकाल के यूज करके इक्वेशन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन। अब वो भी इसके बाद करवाता हूँ, वो एनसीईआरटी में आया है कैसे, हमारा या नहीं है? तुम लाए हो एनसीईआरटी, मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये खत्म करो। ये इसका आंसर सेम आना चाहिए, तुम्हें निकालना है, ये तुम्हारा होमवर्क, चलो करो, लिखो जल्दी से, ठीक है। ओके, करे कंटिन्यू। देखो, तो इस टाइप के दो क्वेश्चन करने वाले हैं, एक तो ये आ गया क्या इस क्वेश्चन में, कि पहले तो ए मैट्रिक्स गिवन है, इससे निकालो ए इनवर्स, पहले तो ए इनवर्स निकालो, डायरेक्ट ए इनवर्स निकालो, जो फॉर्मूला होता है जॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। फिर जब ए इनवर्स निकल जाएगा, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करो उसी ए इनवर्स की मदद से जो तुमने निकाला, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, जल्दी जल्दी से, साथ साथ अपने आप ही करो ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, ठीक है। कोफैक्टर निकालो, तो अपने अकॉर्डिंग कोफैक्टर को सी मानना है, सी मानो, ए माना ए मानो। अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1, A12। डिटर्मिनेंट में निकाल लो, कोई नहीं, वो तो आए, वो तो जीरो तो नहीं आएगा। कितना बन रहा है चेक करो, ये जीरो हो गया, -1, 1 - 9 +2, 1 - 6, चेक करो क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट, ये आ रहा है डिटर्मिनेंट, कर ले चेक, डिटर्मिनेंट तो निकालो पहले। A12, 1 - 9, 8, A13, A13, 1 - 6, A21, 1 - 2, A22, 0 - 6, A23, 0 - 3, A31, 3 - 4, A32, 0 - 2, हुआ गया ना, A33। चेक कर लो सारे आंसर, 0 - 1, डिटर्मिनेंट चेक करो, सही है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, तैयार है, क्लियर है, ये बन गया जॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली। हाँ, कौन सा वाला, A12, A12 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है ना, 1 × 1 - 9, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, और मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, देख रहे हो ना,
देखा जाए तो ये तीनों एलिमेंट फर्स्ट रो के हैं, मैं इसको डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ। ये तीनों एलिमेंट सेकंड रो के, मैं डायरेक्टली इसको सेकंड कॉलम में लिख रहा हूँ, यानी ट्रांसपोज करने के बाद डायरेक्टली लिख दिया। तो ए इनवर्स कितना आया? डिटर्मिनेंट इज 1 माइनस 1 बाय माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 8 8 माइनस 6 2 माइनस 5 3 माइनस 1। क्लियर है? डन करे आ गया? ओके, तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब इक्वेशन सॉल्व करना है, तो तुम एक चीज नोटिस करो, जब हम इक्वेशन सॉल्व करने जाते हैं तो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है वो यही तो है मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो यही मैट्रिक्स तो है। इसका मतलब ए मैट्रिक्स इसका सेम है। तो इक्वेशन का ए मैट्रिक्स क्या है? 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और इसी का मैं इनवर्स निकाल चुका हूं ऑलरेडी। तो यूजिंग ए इनवर्स इसके सॉल्व कर, अब इसी का इनवर्स यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स है -8, ये वहां जाएगा, -14, ये वहां जाएगा, -8। समझ आ गया? अब डायरेक्टली ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ए इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी पता है। तो अब मुझे बताओ क्या है ए इनवर्स, बताओ क्या निकला था ए इनवर्स? 5 -2, आगे -1 1 -1 8 -6 2 -1 1 -1 8 -6, सही लिख रहे हैं? -5 3 1 -1 5 -5 3 -5 -1, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स निकालते हैं। ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी से, क्या है बी बताओ? -8 -14 -8, क्या आंसर आ रहा है बताओ? ये हो गया 8 8 -14 +8 कितना हो गया? 2, सही है पहले का आंसर। फिर नेक्स्ट -64 +84 -16 कितना हो गया? 4, सही है, सही है। लास्ट 40 -42 +8 6। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई? -1, वाई की वैल्यू -2, जेड की वैल्यू -3, सही है, ठीक है। क्लियर हो गया? इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लो करना, थोड़ा सा स्लो देख के करना, बिकॉज अगर एक भी एलिमेंट गलत हो गया तो क्वेश्चन में 1 नंबर से ऊपर नहीं मिलने वाला, पास का क्वेश्चन पूरा बर्बाद हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ये टॉपिक ही बहुत इजी है। अब एक और क्वेश्चन है जो हम इसमें लिखते हैं, जो मैंने अभी क्या कहते हैं, हम देखा जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, वो भी देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या है? हमें प्रोडक्ट लिखना है दो मैट्रिक्स का, ये देखो। ओके, ये क्वेश्चन है कि हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है और जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसको यूज करके इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहले इस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। पहले इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हम ए और बी का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ए इंटू बी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। करें चालू, करो फिर। रो कॉलम -2 -9 +12 कितना हो गया? 1। नेक्स्ट 0 -2 +2 कितना हो गया? नेक्स्ट 1 +4 -4, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे। 1 +3 -4 कितना हो गया? 0, सही है। सेकंड रो 0 +18 -18, ठीक है। फिर 0 +4 -3, तो तुम सॉल्व करोगे इसका आंसर ये आने वाला है।
अब एक प्रॉपर्टी थी कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के कॉम्बिनेटिव होते हैं, यानी इसमें कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इसका मतलब वो दोनों मैट्रिक्स का कॉम्बिनेटिव पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल होता है सिर्फ एक ही केस में, अगर ओनली पॉसिबल ओनली इफ बी जो है वो ए का इनवर्स है। कैसे? ए बी की जगह में क्या लिख दूं मैं? ए इनवर्स, तो क्या आ जाएगा? आई आई नहीं जाएगा? अगर मैं बी की जगह पे लिख दूं ए इनवर्स, तो आई आ नहीं जाएगा? तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यानी बी जो है हमारा ए इनवर्स है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स हमारा इसी ए का इनवर्स है। समझ आई बात? समझ आई बात? तो हमें एक ए मैट्रिक्स भी गिवन है, उसका इनवर्स भी गिवन ही है। ये तो क्वेश्चन और छोटा हो गया क्योंकि इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना एडजॉइंट निकालना है, ना कोफैक्टर निकालना है, ना डिटरमिनेंट तो निकालना ही पड़ता है। छोड़ो, डिटरमिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे उसका इनवर्स। ठीक है, अब चेक करो कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका ए मैट्रिक्स क्या है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका ए मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 2, सेम करो। 0 2 -3, 3 -2 4। इसका मतलब जो इसका ए मैट्रिक्स है वो ये गिवन है हमें, और उसका ए इनवर्स ये गिवन है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करेंगे? ए एक्स की वैल्यू ए इनवर्स इनटू बी, है ना? तो वेरीफाई के अकॉर्डिंग तुम लिखोगे, तुम्हें ये थ्योरेटिकल पार्ट लिखना भी पड़ेगा। सिंस फॉर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस ए मैट्रिक्स इज दिस, बी मैट्रिक्स इज 1 1 2 एंड एक्स मैट्रिक्स इज एक्स वाई जेड। यहाँ पर डी ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है? यहाँ डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी मैट्रिक्स इज ए ए ए मैट्रिक्स पता लग गया, इसका एक्स मैट्रिक्स पता लग गया और बी मैट्रिक्स पता लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? सिंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज दिस, करना पड़ेगा थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व कर दो। डायरेक्टली सॉल्व करने वाली चीज मैं क्या करवा रहा हूँ, क्या है? ए इनवर्स चेक करो, ये रहा ए इनवर्स। -2 0 1, 9 2 -3, 6 1 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से, जो यहाँ वाले मैट्रिक्स का बी है 1 1 2, क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू? एक्स वाई जेड की। सॉल्व करें फिर, बताओ। -2 + 0 + 2 0, 9 + 2 -6, 11 - 6 5, 6 + 1 -4, 6 + 1 7, 7 - 4 इज डायरेक्टली वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड की। आया समझ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि बस इससे हमने प्रॉपर्टी लगा दी ना, ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि अगर ये बन जाए, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आई बन जाता है, वो तो दूसरा मैट्रिक्स उसका इनवर्स होता है, और वो दोनों दूसरे की कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। अदरवाइज होती नहीं थी, पर यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। हाँ, अगर इसको सॉल्व करके हमारा, अगर मान लो कि बी नहीं बनता, जैसे ये तुमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करा, तुम्हारा आंसर आ गया ये, ठीक है ना? तो तुम्हें लग रहा है कि ये इनवर्स की जगह पे ये इनवर्स की नहीं हो, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स ही है। उल्टी वाली चीज भी वही है, बट तुम नोटिस करो, ये पहला मैट्रिक्स इसका बनना चाहिए, उस हिसाब से समझ आएगा ये इनवर्स क्या है। अगर ये बी का बनता तो ये इनवर्स होता, ये बी इनवर्स होता, मतलब समझ आ गया? तो मुझे लगता है मैट्रिक्स जब हमने 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर सारे निपटा लिए, तो तुम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है। पर एक और चीज बताया, तो 1 मार्क के क्वेश्चन और बहुत सारे बन सकते हैं, और हमने वैसे भी करे हुए हैं, तुम्हें पता होगा, हमने 2025 वाला क्वेश्चन भी करा हुआ है, 2025 वाली चीज भी होती थी, राइट? तो तुम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के एमसीक्यू पे भी ध्यान देना। वो कैसे ध्यान देना, उसका एक ही तरीका है, सैंपल पेपर करो। अब अलग से ढूंढो मत, सिर्फ सैंपल पेपर करना। तो रोज का क्या होमवर्क रहने वाला है? जो होमवर्क क्लास में चल रहा है वो तो करना ही करना है, इसके अलावा 2 चैप्टर घर पे भी निपटाने हैं, उसके अलावा एक सैंपल पेपर।